हमारे मार्केट के महारथी सेगमेंट में आज हमारे साथ एक एफआईआई जुड़ रहे हैं। हमेशा की तरह राहुल चड्ढा हमारे साथ हांगकांग से बात कर रहे हैं। मीरे एसेट मैनेजमेंट के बहुत ही पुराने काम करने वाले हैं और इंडिया को बहुत पुराने टाइम से देख रहे हैं। अब तो उनकी नज़र पूरे एशिया पे रहती है बड़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ, लेकिन इंडिया उनके दिल के करीब है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमेशा की तरह ज़बरदस्त रैली इंडिया में एक आ गई, करीब 16,800 वाला निफ्टी आज 18,800 के करीब आ गया है। ये जो रैली है, आपको जो इसके पीछे एक कारण है, क्या वो अभी पूरी तरह प्ले आउट होते दिख रहे हैं या आपको थोड़ा लग रहा है कि ये नियर टर्म में थोड़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो रही है? तो अजित, हम जो ये बात कर रहे हैं रैली की, ये लगभग 10% की इंडेक्स पे रैली आई है, बट मिड कैप्स में तो ये रैली 25 से 30% की आई है। जो डोमेस्टिक टेक्निकल स्टॉक्स थे, रियल स्टॉक्स देखे, कुछ हॉस्पिटल्स देखे या कुछ क्यूएसआर नेम्स देखे, एंड वी हैड दोज नेम्स इन आवर पोर्टफोलियो। तो रिजल्ट्स ठीक ठाक आए थे, आउटलुक अच्छी है, बट कुछ ऐसा लगता है कि स्टॉक्स जो है ये थोड़े ओवर एक्सटेंड हो गए। और अगर हम इस रैली का कारण देखें तो ये रैली तब स्टार्ट हुई जब इन्फ्लेशन प्रिंट्स थोड़े पॉजिटिव आए, मार्केट को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी लोअर। और उसके साथ साथ एक और चीज हुई थी ग्लोबली कि फेड ने अपनी बैलेंस शीट एक्सपैंड करी थी, लगभग 500 से 600 बिलियन तक ये बैलेंस शीट एक्सपैंड करी थी। और इसको एक्सपैंड करने का रीजन था, छोटे बैंक जो यूएस में है वो प्रेशर में थे और उनको थोड़ा लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए फेड ने बैलेंस शीट एक्सपैंड करी थी। वो चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज इन्फ्लेशन तो खैर पॉजिटिव है थोड़ी सी, बट फेड का जो थोड़ा सा डविश टोन था, वो आज जो पॉलिसी हुई उसमें फेड ने पॉज तो लिया, बट ये बोल के कि इस साल में 2 और हाइक्स हो सकते हैं और कट्स 2024 में नहीं होंगे, थोड़ा सा मार्केट में जो ऑप्टिमिज्म था उसको डैम्पन किया है। और फेड की बैलेंस शीट भी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो सब जो फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट करेंगे। और इंडिया में जहां ये वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थी आज से 3-4 साल में पहले, इन्वेस्टर पोजिशनिंग जो लाइट थी वो थोड़ी सी एक्सेसिव हो सकती है। तो इट कैन हैपन कि ओवर नेक्स्ट 1 or 2 मंथ्स मार्केट्स कैन बी रेंज बाउंड, सम ऑफ दीज मिड कैप्स में सी प्रॉफिट बुकिंग एक्सेट्रा, बट लॉन्गर टर्म स्टोरी रिमेन्स ऑन ट्रैक। ठीक है राहुल, मैं आपसे ये दुनिया की दो बड़ी जो इकोनॉमीज हैं उनके सेंट्रल बैंक्स के स्टांस के बारे में बात करना चाहूँगा, एक व्यू, क्योंकि वो लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करेगा जो कि भारत को भी इम्पैक्ट करती है, बाजार को। वो है, एक तो यूएस फेड ने हॉकिश पॉज की बात की है कि रुख जो है बहुत कमज़ोर नहीं किया अभी, लेकिन हाँ ये कह दिया है कि भाई एक पॉज है, अभी एक हाइक नहीं किया। उधर चाइनीज़ सेंट्रल बैंक्स ने और रेगुलेटरी सिस्टम ने वहाँ अपनी इकोनॉमी को मदद करने के लिए स्टिमुलस रिलीज करने की बात की, पॉलिसी रेट्स भी कम किए, जिसकी रैली हो गई एक कमोडिटी यूनिवर्स में। आप इन दोनों के बदलते हुए स्टांस को कैसे देखते हैं ग्लोबल पूरे सेटअप में? तो पहले चाइना की बात करते हैं जो हमारे करीब है। चाइना में अगर हम लोग देखें तो डिमांड इशू है। चाइना में इकोनॉमी में काइंड ऑफ डेट काफी एक्यूमुलेट किया हुआ है और वहां पे ईजिंग की जरूरत है, वहां गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है फॉर डिमांड टू कम बैक, फॉर द कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी टू कम बैक। तो जो चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है वो बिल्कुल सही चीज कर रही है, ताकि बिजनेसेस इन्वेस्ट करें, ताकि कंज्यूमर स्पेंड करें। और अगेन अगर हम दूसरी तरफ पे देखें, यूएस की तरफ देखें, एंड यूएस इज द मोर इम्पोर्टेंट ऑफ द टू बिकॉज यूएस सेट्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूएस में इन्फ्लेशन स्टिल कंटिन्यूज टू बी एन इशू। हालांकि गुड्स इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई है, बट जो सर्विस इन्फ्लेशन है, पर्टिकुलरली ब्लू कॉलर वर्कर इन्फ्लेशन है, दैट इज स्टिल ऑन द हायर साइड। दैट इज वेयर फेड का जो ये पॉज था वो हॉकिश था। और जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि फेड की ये पॉज शायद एंड ऑफ द साइकिल नहीं है, इसके बाद 2 रेट हाइक्स और आ सकते हैं और कट नहीं हो सकता। तो व्हाट इट मींस इज कि जो ये इकोनॉमिक स्लो डाउन हमें दुनिया भर में दिखाई दे रहा है वो शायद लंबा चलेगा। मार्केट्स का ऑप्टिमिज्म कहाँ से आ रहा था? मार्केट का ऑप्टिमिज्म आ रहा था कि इन्फ्लेशन नीचे गई है, पॉलिसी मेकर्स भी शायद इसे देखेंगे एंड उसके रहते हुए दे विल कट इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे, जिससे ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। अगर इस चीज को होने में थोड़े लंबा टाइम लगता है, 2 क्वार्टर की जगह 4 से 6 क्वार्टर लगते हैं, तो markets which have done well in recent months can correct or can go through a period of a range bound trading. राहुल, अगर हम 6 से 8 महीने की बियॉन्ड का सिनेरियो बनाएं, क्योंकि हमने जब 18 महीने
रेट हाइक साइकिल देखा तो बाजार हमारा चैलेंज रहा, रेंज में रहा, मिड कैप स्मॉल कैप में तबाही मच गई थी। अगर हम यहाँ से 6 महीने के बियॉन्ड का सिनेरियो देखें और बिल्डअप करने की कोशिश करें कि जब भी रेट कट साइकिल शुरू होगा तो इसका इम्पैक्ट इक्विटी एसेट क्लास पर क्या आएगा, तो और जो भी अर्निंग्स क्वालिटी आ रही है वो हमने देखी है, तो आपका क्या व्यू रहेगा? तो अगर हम थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव लेते हैं, जैसे आपने बोला कि लेट्स से 6 to 18 मंथ्स का पर्सपेक्टिव लेते हैं, तो देन क्लियरली इट इज पॉजिटिव, क्योंकि ओवर नेक्स्ट 18 मंथ्स डेफिनेटली रेट कट्स आपको दिखाई देंगे। एशिया में तो पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन आउटलुक काफी अच्छी है, बिनाइन है, तो उसके रहते हुए ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। समवेयर ईजिंग कमोडिटी प्राइसेस आल्सो काइंड ऑफ एन ऐड टू द कंफर्ट कि कंज्यूमर के ऊपर जो प्रेशर था हायर इन्फ्लेशन की वजह से वो थोड़ा कम होगा, एंड देन कंज्यूमर वुड अगेन स्टार्ट स्पेंडिंग बैक। What we are also seeing in our interaction with companies is कि इन सब companies को commodity price correction से margin benefit हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि आधा ये लोग retain करेंगे, आधा goes back to the consumer in forms of more promotions etc, जो कि demand revival में help करेगी। तो from a medium term perspective, जो कि 18 to 24 months plus, one continues to be positive on the story. Again, the Indian structural story is very strong. एंड व्हाट वुड आल्सो हैपन इज 2024 में जनरल इलेक्शंस की क्लैरिटी भी आ जाएगी, तो फिर अगले 5 साल के लिए कोई रिस्क की बात नहीं रहेगी फ्रॉम अ लीडरशिप पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ पॉलिटिकल सर्टेनिटी पर्सपेक्टिव। राहुल, आप कमोडिटी प्राइसेस के घटने से जिन कंपनीज को फायदा होता है, कमोडिटी यूजर्स से इंडस्ट्रियल्स की बात करते हैं पहले, उन पे आपका क्या स्टांस बन रहा है? ऑल्सो कई जगहों पे तो उनके वैल्यूएशन काफी बढ़ गए हैं, ये एक चैलेंज है, आपको भी लगता है? तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो रॉ मटेरियल प्राइस गिरने से आता है वो कंज्यूमर कंपनीज को है, तो कंज्यूमर स्टेपल्स सबसे बड़े बेनिफिशियरीज होंगे वहां पे। तो आप देखेंगे कि 200 टू 300 बिप्स, 2 से 3% का मार्जिन बेनिफिट आएगा, और वहीं पे ये चीज होगी, प्ले होगी, थोड़ा ये लोग रिटेन करेंगे, थोड़ा कंज्यूमर के पास जाएगा। इंडस्ट्रियल कंपनीज आर बेनिफिटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट केपेक्स, रेट थोड़े हाई होंगे तो शायद प्राइवेट सेक्टर केपेक्स, जिसकी हम काफी सालों से बात कर रहे हैं, वो साइकिल थोड़ी सी धीमी रहे, थोड़ी सी डिलेड रहे, तो इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए थोड़ा 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 नेगेटिव रहेगा। आई वुड से फॉर देम इट इज मोर द डिमांड रिकवरी, इट इज मोर द इकोनॉमिक मोमेंटम व्हिच मैटर्स ओवर द रॉ मटेरियल्स, बट कंज्यूमर कंपनीज इसकी बिगेस्ट बेनिफिशियरीज नहीं। राहुल, हेल्थ केयर में आपने हॉस्पिटल्स को बहुत पहले देखना शुरू कर दिया था, अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? किस तरह के नाम आपके पास हैं हॉस्पिटल्स वर्सेस दूसरी ट्रेडिशनल फार्मा कंपनीज? So hospitals, again, Ajay, been a space we've been invested for last 5 years. In fact, हम नारायण हरिद्वार के IPO में anchor investors थे, and it's worked out wonders for us. And along the way, we've had investment in Fortis, Apollo also. So all these names have done well. Again, अब थोड़ी सी valuations fairly valued risk लगती हैं, तो near term शायद इन नामों में कुछ नहीं होगा. But anybody who has a 3-year view, we continue to like these names because जो unmet demand है, that is huge. The penetration story is huge. We've seen medical tourism has just started in India, so that is kind of a benefit in coming years. अगर थोड़ा near term देखें तो some of the generic pharma companies look attractive. कि what has happened in US is a lot of these companies have withdrawn from the product segments, etc. तो वहाँ पे pricing थोड़ी improve हुई है. तो नियर टर्म आई थिंक सेलेक्ट अपॉर्चुनिटीज को जेनरिक फार्मा कंपनीज में आ सकती है, बट लॉन्गर टर्म वी कंटिन्यू टू लाइक दीज हॉस्पिटल पोजीशंस, एंड should these names go through a period of underperformance over next 6-9 months, we would look to add beyond that. राहुल, स्मॉल कैप सेक्शन ऑफ द मार्केट जो है वो अभी 13-14% ऑल टाइम हाई से दूर है, मिड कैप नए ऑल टाइम हाई पे, बैंक और निफ्टी भी ऑलमोस्ट देयर, तो क्या स्मॉल कैप पे आपको ज़्यादा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है? वहां कुछ आप वैल्यू हंटिंग कर रहे हैं, कुछ थीम्स को आप फॉलो कर रहे हैं? सो आई थिंक ये सब वैल्यू जो थी अजय 1 या 2 महीने पहले थी, बट स्मॉल कैप I've had a 20-30% rally. So right now I would stay away from adding to the small mid caps. In fact, अगर कुछ names थोड़े expensive लगते हैं, तो I would not shy away from booking some gains over there. And large cap में value लगता है, banks में the kinds of Reliance etc offer value. So autos offer value. So today in market, I think large caps offer much better value over small mid caps. And also looking at the fact कि interest rates cut कोई immediate horizon में नहीं है, तो economic acceleration इतना नहीं हो पाएगा.
स्मॉल कैप मिड कैप्स डू वेल व्हेनेवर देयर इज अ ग्रोथ एक्सेलरेशन। तो ये जो होप थी कि रेट कट जल्दी आएंगे, ग्रोथ एक्सेलरेशन जल्दी होगा, वो शायद नहीं प्ले आउट होगी, एंड उसके रहते हुए मिड कैप्स कैन अंडर परफॉर्म द लार्ज कैप्स। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि ये जो एक इमीडिएट रेट कट्स की जो उम्मीदें बन रही थी शायद होंगी नहीं, तो केयरफुल रहिए, जहां बड़ा पैसा बन मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लें। एक आखिरी सवाल मैं आपसे उस एंड ऑफ द फाइनेंशियल्स के बारे में बात करना चाहूँगा। बैंक्स, पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा लैग कर रहे हैं बाजार को, लार्ज कैप इनफैक्ट बैंक निफ्टी लैग कर रहा है पूरे मार्केट को, लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, यहाँ बड़ी एक्टिविटी है। क्या बाजार के पॉइंट से आप इत्तेफाक रखते हैं या आप अभी स्टिक करेंगे लार्ज कैप बैंक्स और पीएसयू, लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स में ही? तो फाइनेंशियल स्पेस में जो उस स्पेस के मिड कैप स्मॉल कैप्स थे वो एनबीएफसी थे, नॉट फ्रॉम अ मार्केट कैप बट फ्रॉम अ सेगमेंट दे ऑपरेट इन, एंड दे वर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस मॉनेटरी ईजिंग साइकिल। तो अगर ये साइकिल थोड़ी पोस्टपोन्ड हो जाती है और ग्रोथ रिकवरी थोड़ी डिलेट हो जाती है, तो दीज आर द मोस्ट वल्नरेबल नेम्स। आज की डेट में वी वुड लाइक टू बी इन बिजनेसेस व्हिच आर वेरी स्ट्रांग, वेरी रेजिलिएंट, and any day we will prefer banks which have good balance sheets, good risk management, who have a good liability front over the NBFCs. आपने ऑटोज को कैसे खेला है? ऑटो एंसिलरी इंडिया में टेस्ला के आने की खबर से, लिथियम आयन की माइंस की खबर से, ये ईवी इकोसिस्टम में बड़ी एक्टिविटी दिख रही है, नंबर्स भी ठीक हैं, बट ऑटो एंसिलरी वर्सेस लार्ज ओईएम्स, आप कहाँ वैल्यू देखते हैं? So I think large OEMs are attractive. Look, there is a pent-up demand. अगर हम ऑटो स्पेस देखेंगे तो पिछले 5-7 साल में कुछ नहीं हुआ था डिमांड परस्पेक्टिव से, एंड देयर इज अ स्ट्रांग रिप्लेसमेंट साइकिल व्हिच इज कमिंग थ्रू। और रिप्लेसमेंट साइकिल का रीजन भी है कि आज अगर नई गाड़ियां देखें तो उनमें नए फीचर्स देखें, जो इंफोटेनमेंट है काफी बड़ा एलिमेंट है। मार्केट में एक शिफ्ट हो रहा है एसयूवी की तरफ, तो वो इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हो रहे हैं। At the same time, there are interesting opportunities in some select auto ancillaries also. जैसे हमारे पोर्टफोलियो में सोना कॉमस्टार है, we've company in that IPO, and there is an interesting kind of a niche they're carving for themselves in the EV space. कुछ ऑटो कंपोनेंट्स भी हैं, बट लार्जली जो अपना एक्सपोजर है वो लार्ज ऑटो कंपनीज की तरफ है, एंड आई थिंक ऑटोज में वैल्यूएशंस भी कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, पर्टिकुलरली फॉर द डोमेस्टिक ऑटो कंपनीज वैल्यूएशंस आर अट्रैक्टिव। थोड़ा वहां पे भी बेनिफिट आएगा अगर कमोडिटी प्राइस करेक्शन होगी, बिकॉज these companies were very negatively impacted by high metal prices, so that should be beneficial for these companies. राइट, ऑलराइट राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने, हमेशा की तरह धन्यवाद आज भी आपके समय के लिए।